अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवती साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुआहदे का खुफिया मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को तो भेज दिया है और जेडी वैंस कह रहे हैं कि तेहरान और वाशिंगटन एक मुमकिना मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ कतरी अमीर ने भी अमरीकी सदर से रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता है ये। मुजम्मिल साहब, आपको कहाँ इस टाइम खड़े नज़र आ रहे हैं? कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया? मुझे इस वक्त ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुआहदे पर इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन इज़राइल को मौका दिया जा रहा है कि वो जनूबी लेबनान में जितने इलाकों में कब्ज़ा कर सकता है या जो उसके अहदाफ हैं ग्रेटर इज़राइल के, वो हासिल कर ले। और आप देखिए, नेतन्याहू ने गज़ा के भी 70% इलाके पर कब्ज़े का आज ऐलान किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुआहदा 2, 4, 5 दिन डिले करने का मकसद ये है कि इज़राइल अपने मकासद हासिल कर ले साउथ लेबनान में। वहाँ पर भी ये ख़बरें आई हैं कि इज़राइल ने इलाके खाली कराने शुरू किए हैं, पम्फलेट फेंके हैं कि लोग घर छोड़ के चले जाएं और घरों पे कब्ज़ा करना शुरू किया है। गो कि अमेरिका में लेबनान और इज़राइल पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं पेंटागन में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अब जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है तो डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि इज़राइल को राज़ी किया जा सके कि वो गज़ा और लेबनान में अपने मकासद हासिल कर ले। जिन इलाकों पर वो कब्ज़ा करना चाहता है, जो जुल्म करना चाहता है, वो कर ले। इसीलिए जो साउथ लेबनान में आपको इजरायली कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी नज़र आती है और जुल्म बहुत बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इसी तरह गज़ा का नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले 50% इलाका कब्ज़ा किया था, अब हम गज़ा के 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसका मतलब वो गज़ा का मज़ीद इलाका भी अपने साथ एनेक्स करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका की सेटलमेंट तो दुनिया को नज़र आ रही है। उसमें आबनाए हुर्मुज़ की सेटलमेंट भी नज़र आ रही है, उसमें न्यूक्लियर सेटलमेंट भी नज़र आ रही है। लेकिन अमेरिका चूँकि ईरान से जब सुलह करेगा तो इज़राइल उससे काफ़ी नाराज़ है और हमने पहले भी देखा कि इज़राइल को उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब वो जो उसका बिगड़ा हुआ बच्चा है इज़राइल, उसको राज़ी करने के लिए जनूबी लबनान और गज़ा जो है उस पर जुल्म की इजाज़त देने के लिए इस मुआहदे को डिले किया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सब कुछ तय ज़रूर है। मुआहदे की बातें अब देखें ना, अमेरिकन मीडिया भी मुआहदे के मंदरजात शाया कर रहा है, ईरानी मीडिया भी मुआहदे के मंदरजात शाया कर रहा है, लेकिन मुआहदा हो नहीं रहा। ईरान को ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो तो चाहता नहीं ना कि पीस एग्रीमेंट हो, किसी सूरत भी जो है वो जंग का खात्मा हो। जंग बढ़ती नजर, ग्रेटर इसराइल की ख्वाहिश खत्म तो नहीं ना हो गई नेतन्याहू की इसराइल की। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ईरान एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात करता है। हाँ जी। और ईरान कहता है कि सब एंड्स पर पीस हो। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन को ये पता है कि जब ईरानियंस के साथ टेबल पर बैठेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात करनी पड़ेगी। हाँ जी। और उसके लिए हमें लेबनान का सीज फायर भी करना पड़ेगा, हमें गज़ा में सीज फायर भी करना पड़ेगा, हुसियों वाला सीज फायर। तो वो चाहते हैं कि उससे पहले इजराइल इतना कब्जा कर ले कि उस वक्त अगर सीज फायर हो तो हम कहें जो जहाँ है वहीं रह ले। और उसके नतीजे में इजराइल के जो अहदाफ हैं रिगार्डिंग साउथ लेबनान, हिजबुल्लाह के हवाले से, इजराइल के जो अहदाफ हैं गज़ा के हवाले से, वो देखें ना, आज गज़ा पे उन्होंने कहा जी हम पहले 70% इलाका गज़ा का अनेक्स करेंगे। तो इसका मतलब है वो 30% इलाके में बाकी फ़लस्तीनी छोड़ देंगे। आप उसमें बोर्ड ऑफ पीस बना लें, आप उसमें जो मर्जी कर लें, 70% इलाका ग्रेटर इसराइल में शामिल कर लेंगे। इसी तरह लेबनान से भी ये खबरें हैं कि वो साउथ लेबनान में पम्फलेट फेंक रहे हैं कि लोग रातों रात घर छोड़ के चले जाएँ, ये इलाके इसराइल के हैं। और लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और इजरायली फ़ौजें उन इलाकों पे कब्ज़ा कर रही हैं। ये दुरुस्त है कि अमेरिका में लेबनान इजराइल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उनको इतना डिले किया जा रहा है ताकि इजराइल अपने मकासद हासिल कर ले। तो अब दुनिया की ये राय है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, उसमें जो वो ये कहते हैं ना कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया कि वो किस दिन साइन करेंगे। वो दिन वो है जब इजराइल अपने मकासद हासिल कर ले। 2 दिन में कर ले, 3 दिन में कर ले, 4 दिन में कर ले, 5 दिन में कर ले, 3 दिन में कर ले। तो दुनिया ये कह रही है कि इजराइल को एक फ्री हैंड दिया जा रहा है लेबनान और गज़ा में, ताकि वो अपने ग्रेटर इजराइल में कुछ इलाके कब्जे कर ले और उसके बाद सीज फायर की तरफ जाया जाए। तो डिले अब कोई अमेरिका और ईरान की तरफ से नहीं है,
डिले जो है वो इजराइल की तरफ से है, उसके डिज़ाइंस की तरफ से है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त पे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि JCPOA से ज़्यादा मुश्किल एग्रीमेंट अब उनके सामने आके खड़ा हो गया है? उस वक्त बेटर सिचुएशन थी जो ओबामा ने किया था, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्या करने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है? देखिए, ये तो अब माहिदा जब सामने आएगा तो बात है। JCPOA में 3.5% तक एनरिचमेंट की बात थी। अगर इसमें 15 साल या 10 साल की जीरो एनरिचमेंट हो जाती है तो ये JCPOA प्लस हो जाएगा। लगता है आपको ऐसा होगा? काफ़ी इम्कान आते हैं, क्योंकि कुछ उसके एवज ही फिर हमें ईरान को सैंक्शंस लिफ्ट होंगी। एक 10 साल की एनरिचमेंट पर बैन की बात तो की जा रही थी ना कि ईरान 10 साल तक जीरो एनरिचमेंट पे रहेगा। तो अगर जीरो एनरिचमेंट वो लेके निकलेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे ख्याल में वो JCPOA प्लस हो जाएगा। ये तो फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, अगर वो 10 साल की या 5 साल की या 15 साल की पाबंदी ऑफ जीरो एनरिचमेंट हो जाती है तो फिर तो JCPOA प्लस हो जाएगा। और अगर वो NPT के असूलों के तहत 3.5 या 5% तक एनरिचमेंट की इजाज़त रही तो फिर ये JCPOA का रेप्लिका हो जाएगा। पहले ईरान के लिए न्यूक्लियर पावर बनने की एक सिचुएशन और थी, अब हालात कुछ और हैं और हो सकता है ईरान इसकी तरफ चला भी जाए। नहीं, ईरान ने तो अभी फिर कहा है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते। मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने बयान दिया जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रीट्वीट किया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहता। सुप्रीम लीडर सेम पेज पे है इस हवाले से? सुप्रीम लीडर सेम पेज पे है इस हवाले से? तो अगर ईरानियन प्रेसिडेंट ने बयान दिया है तो एक पेज पे होंगे तो दिया है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है। क्योंकि सेंटिमेंट भी तो देखना है ना अवाम का। ईरानी अवाम इस टाइम किस साइड पे खड़ी है? मेरे ख्याल में न्यूक्लियर पे तो ईरान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर उसने अपनाए हुर्मस पे, अगर उसने सैंक्शंस पे अपनी बात मनवानी है, अगर उसने अपने फ्रोजन एसेट्स लेने हैं, अगर उसने कोई दुनिया से ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड लेना है तो फिर उसको न्यूक्लियर पर तो बात माननी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में वो रास्ता जो है वो लेकर चलेगा। अभी आप देखें ना, ईरान की वजह से ओमान भी बहुत मुश्किल में है। अमेरिका ने ओमान पर बमबारी की भी बात की है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की वजह से है। इसी तरह और खित्ते के ममालिक भी ईरान की वजह से मुश्किल में हैं। तो टेक्निकल बात है कि हर एक को अब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक माहिदे का इंतज़ार है और माहिदे में ताख़ीर जो है वो लोगों के आवाम के लिए, कोई दुनिया के लिए परेशानी का बायस है। लेकिन सब लोगों का ये ख्याल है कि ताख़ीर इसराइल की वजह से है कि अमेरिका इसराइल को राज़ी करने के लिए उसको साउथ लेबनान और गज़ा में अपनी मनमर्जी करने का मौका फराहम करना चाहता है, ताकि वो, ये माजी में भी ऐसे हुआ है कई दफ़ा पैलेस्टाइन में सीज़ फायर के वक्त अमेरिका ने 5-7 दिन का डिले किया है ताकि इसराइल जो करना चाहता है वो कर ले। ये अभी गज़ा में भी 2 साल तक बमबारी होती रही, अमेरिकन वीटो करते रहे करारदाद, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इसराइल करना चाहता है कर ले। और हमने देखा है माजी में भी इसराइल को फ्री हैंड अमेरिका ने दिलाया है इस तरह के मजालिम करने के लिए, और इस वक्त भी वो फ्री हैंड हमें साउथ लेबनान और गज़ा में नज़र आ रहा है कि इसराइल को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि वो अपने मकासद हासिल कर ले ताकि उसके बाद आगे चलकर फिर ईरान के साथ पीस प्रोसेस में आगे चला जा सके। ये पीस एग्रीमेंट आपको क्या लगता है कितने टाइम में हो जाएगा? मजीद टाइम लिया जा रहा है, दोनों तरफ से नज़र तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे अभी भी डेडलॉक है। नहीं, मुझे लगता है ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक इसराइल के लिए है और इसराइल जो काम कर रहा है गज़ा और साउथ लेबनान में वो उसको पूरा करने के लिए जो 2-4-5 दिन चाहिए वो दिए जा रहे हैं। जब वो आज अगर अमेरिका में इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कुछ इलाकों पर बात हो जाती है, कुछ दोनों चीज़ें लेबनान और इसराइल आपस में किसी चीज़ पे पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगता है उतना ही ईरान अमेरिका माहिदा भी करीब आ जाएगा। और अगर वहाँ पर अभी इसराइल को और वक्त चाहिए और पहला राउंड नाकाम हो जाता है तो फिर इसराइल को लगेगा कि उनको और वक्त चाहिए, वो और इलाका अपना कब्जे में लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसराइल के लिए ये मसाइल जो है ना, इसराइल के मसाइल के लिए अमेरिका डिले कर रहा है। वरना अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो वो तो माहिदे के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आते हैं। अब तो ट्वीट्स में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान लिखा जाता है। ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव ट्वीट्स हैं, कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है। यूएई नहीं चाहता, लेकिन हमें बंदर अब्बास पे लड़ाई भी नजर आती है, कुवैत पर जवाबी हमले भी नजर आते हैं, ईरान की तरफ से एक अमेरिकी जहाज गिराने का दावा भी नजर आता है। अब्राहम अकॉर्ड की आवाजें भी सुनते नजर आ रहे हैं कि अकॉर्ड की आवाज, मुझे लगता है इब्राहिम अकॉर्ड तो शायद पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं दबाव में कोई किसी भी उस मुल्क के लिए जिन्होंने पहले से उस पे साइन नहीं किया, लोग कह रहे हैं कि शायद कतर साइन करते
अच्छा। हाँ, क्योंकि कतर ने अगर $12 बिलियन देने हैं ईरान को फ्रोजन एसेट्स में, तो वो दोनों साइड्स को राजी करने के लिए उधर इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर दे, उधर $12 बिलियन दे दे। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन मुल्कों का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि वो किसी भी सूरत में इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे, और शायद अमेरिका को पता भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब नहीं करेंगे। लेकिन किसी एक मुल्क ने और साइन कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिल जाएगी। अब देखें ना, अगर एक मुल्क कतर ही साइन कर देता है तो वो कहेंगे इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो एक्सपैंड हो गया। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे साहब, अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं तो हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। नहीं, आप देखें, कतर ने हमास को निकाला है कतर में से, उन्होंने हमास के दफातर बंद किए हैं, उन्होंने हमास को निकल जाने के लिए कहा है दोहा से। तो वो भी तो एक आपको बात नजर आती है ना कि हमास को निकालने की जो बात है दोहा से, हालांकि दोहा में हमेशा हमास का दफ्तर रहा है, हमास के रहनुमा दोहा में रहे हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वो एक और खबर जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, वो मार्को रूबियो और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात जी वाशिंगटन में होने जा रही है। मार्को रूबियो और इसहाक डार मुलाकात, ये भी बहुत अहम मुलाकात है। मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, लेकिन ये अफगानिस्तान के तनाजुर में मुलाकात होगी। ये मुलाकात ईरान अमेरिका तनाजुर में, व्हाट अबाउट इंडिया? ये नहीं, ये वो इंडिया से तो अभी होकर आए हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो दौरा उनका कोई खास कामयाब नहीं रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मार्को रूबियो और डार साहब की मुलाकात है वो अफगानिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम होगी, क्योंकि अभी अभी अफगानिस्तान ने रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है जो यकीनन अमेरिका को पसंद नहीं होगा, और अमेरिका $40 मिलियन जो है वो हर 15 दिन बाद अफगान तालिबान को देता है, जिस पर पाकिस्तान को एतराज़ है। मुझे ऐसा लगता है जो मार्को रूबियो और इसहाक डार मुलाकात है ये अफ़गानिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम होगी, और पाकिस्तान अमेरिका को कहेगा कि आप जो अफ़गानियों की मदद कर रहे हैं वो बंद करें, ताकि वो उनके उस पैसे से वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी के ग्रुप्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्को रूबियो और इसहाक डार जो मुलाकात है वो अफ़गानिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम होगी। बाकी और मामलात भी पाकिस्तान अमेरिका मौजूद हैं, लेकिन मैं इसको ईरान अमेरिका की बजाय पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम देख रहा हूँ, और इसका एजेंडा मुझे अफगानिस्तान ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुज़म्मिल साहब, दोबारा उसी सवाल पर आऊँगी कि भारत को क्यों हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे? ये तो बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर भी टिकी है, जिस तरह से ईरान और अमेरिका सारसी के लिए पाकिस्तान की काविशें हैं, तो क्यों नहीं हम भारत का जो असल चेहरा है इस टाइम अमेरिका के ज़रिए से हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? हमारा पानी जिस तरह से रोका हुआ है मीडिया के जरिए, अब आप ये कहें कि अमेरिका को दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, पर उसके नतीजे में अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाने लगा इंडिया पे, हमें ये बात समझ होनी चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान का बहुत साथ देता है, पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की जाती है, जहाज़ गिराने की बात की जाती है, इंडिया को बहुत एम्बेरस किया है अमेरिका ने, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई अमेरिका पे इंडिया सैंक्शंस लगा देगा, वो नहीं है। लेकिन इंडिया को बहुत तकलीफ़ हुई है जो पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट कम्युनिके आया है शहबाज शरीफ के दौरे के बाद, जिसमें कश्मीर के ऊपर बहुत एक्सप्लिसिट और UN रेजोल्यूशंस की बात थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। उसको इंडिया उस पर बहुत बैकफुट में गया है, और बहुत अरसे बाद एक इंटरनेशनल फोरम से कश्मीर के लिए इतनी मजबूत आवाज़ आई है जो चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया है, उसने इंडिया की सफारतकारी को मज़ीद नुकसान पहुँचाया है। और मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था कि इंडियन मीडिया में वो कह रहे थे कि ये इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है। चीखें निकल रही हैं इनकी, फॉर श्योर। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद डॉक्टर खुर्रम इकबाल भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और ईरान 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर मुत्तफ़िक हैं और ट्रंप की हतमी मंजूरी इस हवाले से बाकी है। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान बेसिकली डिमांड कर रहा है कि $24 बिलियन जब तक उन्हें नहीं वापस कर दिए जाते तब तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होंगे, कोई भी मुआहदा नहीं हो सकता है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, ऐसे में फिर मुआहदा आपको लगता है हो पाएगा? क्योंकि ईरान की भी शर्तें हैं $24 बिलियन की भी, इसके अलावा $12 बिलियन जो कतर के बैंक्स में फ्रीज इस टाइम मौजूद है डॉलर्स, आपको लगता है कि ये फ्रीज अनफ्रीज हो पाएगा?
जी, मुआहदे के कवी इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप ईरान की तरफ से आने वाले बयानात को देखें तो उनकी लैंग्वेज खासी कंस्ट्रक्टिव है। ईरान के सदर ने भी आज ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने उस उम्मीद का इजहार किया है कि अमेरिका के साथ जो मामलात हैं वो जल्द तय पा जाएंगे। जहां तक ताल्लुक है इन फंड्स का, तो लग ये रहा है कि एक ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड पर अमेरिका राजी हो चुका है। उसकी मालियत कितनी होगी उस पर अभी बातचीत जारी है। ईरान की ख्वाहिश है कि ये फंड तकरीबन 300 अरब डॉलर का हो, जिसमें वो फंड्स भी शामिल हों जो कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ताकि ईरान का जो नुकसान हुआ है इस जंग की सूरत में उसको पूरा किया जा सके। अमेरिका की तरफ से गालबन कोई 100 अरब डॉलर की बात की जा रही है। तो बेशक वो 300 अरब का ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड हो या 100 अरब डॉलर का हो, तो कम से कम ये एक आप कह लें कि हर्जाना तो नहीं होगा अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए, लेकिन ईरान को एक फेस सेविंग जरूर मिल जाएगी। और जहां तक दूसरा ताल्लुक है अबनाए हुर्मुज का, तो उस पर भी ईरान का जो लबो लहजा है वो खासा नर्म हुआ है। कल ही अब्बास अरागची साहब की एक स्टेटमेंट थी अबनाए हुर्मुज के हवाले से कि ईरान कोई टोल टैक्स लेने का इरादा नहीं रखता है अबनाए हुर्मुज से। हाँ, ये जरूर है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री को सर्विसेज फराहम की जाती हैं अबनाए हुर्मुज में, उसके चार्जेस जैसे पूरी दुनिया में होते हैं वो हम जरूर लेंगे। तो जब रिकंस्ट्रक्शन फंड बन जाएगा तो अबनाए हुर्मुज पर जो एक टसल थी अमेरिका और ईरान की, वो भी खासी हद तक हल हो जाएगी। तीसरा नुक्ता जो एक डेडलॉक का सबब बना था इन मुज़ाकरात में, वो ईरान के पास जो यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम है, उसके हवाले से था। उस पर भी लग ही रहा है कि दोनों साइड्स दोनों फरीकैन ये इत्तफाक कर गए हैं कि इन पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। और वो कोई इतना बड़ा डेडलॉक मुझे नहीं लगता कि वो बनेगा भी। उसकी वजह ये है कि ईरान की पोजीशन एक तवील अरसे से क्लियर है कि ईरान का कभी एटम बम बनाने का इरादा था भी नहीं। यही वजह है कि 2015 में पूरी दुनिया ने ईरान पर एतमाद किया और JCPOA नामी मुआहिदा हुआ जो कि ट्रंप ने स्कटल किया था। और 28 फरवरी पर जो हमला हुआ था ईरान पर, उससे पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के, उसमें ईरान अमेरिका को ये यकीन दहानी करवा चुका था कि हम यूरेनियम को सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए अफजूदा करेंगे। तो ये काफी मस्बत पेश रफ्त हुई है मुआहिदे पे। और जो कुछ बयानात आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपना तज्जिया उस पर कुछ तज्जिया करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रंप की लेकिन डॉक्टर साहब बयानात पर तो नहीं तज्जिया करना चाहिए, लेकिन बंदर अब्बास पर हमला है और एक और शहर पर हमला है, फिर अमेरिकी जहाज़ गिराने का दावा है, फिर कुवैत में हमला है, ये तो बयानात नहीं है ना, ये तो झड़पें हैं, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, कशीदगी है, जंग का आगाज़ है, उन्होंने कुवैत पर हमला किया है, तो ये तो बयानात नहीं है। तो जब सीज फायर टूटता हुआ नज़र आएगा, जब आपको ईरानियन पोर्ट्स पर हमले नज़र आएंगे, खर्क पर भी बमबारी हुई है, बशीर गोहर पर भी बमबारी हुई है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि कशीदगी बढ़ रही है। सिचुएशन इज अलार्मिंग। देखिए, जंग जारी है और एक तवील अरसे के बाद सीज फायर वायलेशन हुई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जब जंग चल रही होती है तो आमतौर पर रियासतें एक कोहेसिव एंटिटी के तौर पर उसमें एक्ट नहीं कर रही होती। कई कमांडर्स होते हैं जो बहुत एडवेंचरिज्म का शिकार हो जाते हैं। हर फरीक के पास इस किस्म के कमांडर्स होते हैं। यही वजह है कि कुवैत में या इससे पहले UAE में जो हमले हुए थे, तो पहले तो ईरान की तरफ से ये तकरीबन ऑफिशियल कंफर्मेशन थी कि जी हमले हुए हैं, लेकिन बाद में ईरान ने इसकी तरदीद की कि हमने फुजैरा पर कोई हमला किया है। इसी तरह से ईरान ने जब दावा किया कि हमने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया अबनाए हुर्मुज पर, तो अमेरिका की तरफ से उसकी तरदीद आई है। तो ये कुछ मुहिम जो कमांडर्स का एक हो सकता है अमल, लेकिन टॉप लेवल पर मुझे लगता है कि दोनों अतराफ की जरूरत है सीज फायर। वो इसलिए कि नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। कमांडर्स की मुहिम जो ये ईरान की तरफ से तो हो सकती है कि उन्होंने डिवॉल्व कर दिया है लोकल कमांडर्स के। अमेरिका के कमांडर्स तो मुहिम जोई नहीं कर सकते ना। अमेरिका के F-35 तो बगैर मुहिम जोई के नहीं उड़ सकते। अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं वो तो मुहिम जोई नहीं हो सकती। वो तो उनका चेन ऑफ कमांड तो अपनी जगह मौजूद है। अमेरिकन चेन ऑफ कमांड पे तो ये सवाल नहीं हो सकता जो ईरानियन चेन ऑफ कमांड पे है। अगर अमेरिकन ने बमबारी की है तो वो तो किसी सेट प्लान के तहत की है, क्योंकि उसको सेंटकॉम ने भी ओन किया है, उसको पेंटागन ने भी ओन किया है,
और वो तो कोई आपको एडवेंचर नहीं नजर आता, वो तो एक स्क्रिप्ट नजर आता है। वो कहते हैं मैं उसको कैसे एडवेंचर मान लूँ, आपकी बात मान लूँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि ईरान में तो पासदारान इंकलाब के हवाले से बात की जाती है कि वो आमतौर पर सियासी लीडरशिप को उस तरह से तस्लीम नहीं करते हैं और कई प्रेसिडेंट के जो फैसले हैं वो भी रिवर्स करने पड़ जाते हैं ईरान में। लेकिन अमेरिका के मामले में वो चेन ऑफ कमांड मौजूद है। अब ये हमले हुए क्यों हैं? ट्रंप का एक पैटर्न रहा है थ्रू आउट द निगोशिएशंस कि जब कभी ईरान किसी एक नुक्ते पर थोड़ा सा जरा इंसिस्ट करता है तो ये या तो अपने डिप्लोमेटिक रेटरिक में सख्ती ले आते हैं या कोई एक ऐसा टोकन एक अटैक कर देते हैं कि ईरान को मजबूर करें कि वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटे। तो लग ये रहा है कि कल बंदर अब्बास पर जो हमला हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ईरान को किसी खास मामले पर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। तो ये उसका एक टैक्टिक है। लेकिन जो 60 रोजा सीज फायर के हवाले से बातचीत हो रही है उसके कभी इम्कानात हैं कि वो मुआहदा अगर साइन हो जाता है तो जो एक माहौल बना हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान वो खासा डिफ्यूज हो जाएगा। नहीं, पर वो जेडी वैंस कहते हैं कि वो कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते कि कब ट्रंप साइन करेगा, महीना ना साइन हो, 2 में। वो कहते हैं अभी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे कि कहें कि बिल्कुल फाइनल हो गया एग्रीमेंट। अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ईरान को करनी है, तो अभी अमेरिकन सेटिस्फेक्शन तो नहीं आई आज जेडी वैंस के बयान में। देखिए, अमेरिका का सेटिस्फाई होना एक पब्लिक रेटरिक है और दूसरा एक्चुअली क्या हो रहा है। इस वक्त अमेरिका का जो एम्यूनिशन स्टोरेज है वो खासी डिप्लीट हो चुकी है। अमेरिका में जो राय आमा है वो इस जंग के खिलाफ रही है और वो रफ्ता रफ्ता उसमें खासी इंटेंसिटी आ रही है। फिर जून आ चुका है, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में इस वक्त सिर्फ 4 महीने का वक्त रह चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि नवंबर से कुछ अरसा कबल ये इस जंग को समेट लें। तो ये सारे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिनसे लग ये रहा है कि अमेरिकन साइड खास तौर पे ये डिप्लोमेटिक रेटरिक को इस्तेमाल कर रही है, इस एडवेंचरिज्म को इस्तेमाल कर रही है ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। ईरान की तरफ से जो खास तौर पे ऑफिशियल जो बयानिया है ईरान का वो खासा नपा-तुला नजर आ रहा है। और अगर ईरानी सदर ने आज बात की है कि मुज़ाकरात के कामयाब होने के कभी इम्कानात हैं और ये उनका बयान आया है बंदर अब्बास पर हमले के बाद, तो लग ही रहा है कि शायद ये मामला तय पा जाए। हाँ, एक चीज जरूर है कि कई ममालिक इस वक्त दुनिया में वो एक मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी के फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं कि एक लिमिटेड जंगें भी जारी हैं, साथ साथ बातचीत भी हो रही है, ट्रेड्स भी चल रही हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला देख लें, आप यूक्रेन रशिया का मामला देख लें। इसी तरह से लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो टसल है जो कि एक फुल फ्लैज वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई थी, ये फुल फ्लैज वॉर तो नहीं होगा लेकिन ये कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी होगी। कुछ डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स होंगे जिसके जरिए आप इसकी इंटेंसिटी को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट करना वो शायद मुमकिन नहीं होगा फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। नहीं, पर देखिए ना, मैं आपकी इस दलील को भी नहीं मानता। अब तो ट्रंप साहब ने कहा है ओमान पर भी बमबारी करनी पड़ेगी। आप समझें, अब तो मेरा मतलब वो तो पहले तो चलें अमेरिकन टारगेट सिर्फ ईरान था, हम समझ रहे थे कि ईरान से उनका तनाज़ा है, ईरान के न्यूक्लियर से तनाज़ा है, पर अब तो वो कह रहे हैं कि ओमान पर भी हमें बमबारी करनी पड़ेगी। तो फिर तो मेरा मतलब है लड़ाई बढ़ती नज़र आ रही है, ये कम होती नज़र आ रही है। आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ओमान को थ्रेट किया है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। हालांकि ओमान तो हमेशा प्रो अमेरिका कैंप में रहा है, लेकिन अब अमेरिका ओमान पर भी बमबारी के थ्रेट्स हैं। सरवर्दी साहब, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तकरीबन कोई 24 ममालिक को धमकी दे चुके हैं एलिमिनेट करने की। हर 12 में से एक मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं। इसमें कनाडा भी शामिल है, इसमें डेनमार्क भी शामिल है। और आमतौर पे देखा यही जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डिप्लोमेटिक रेटरिक है इट इज फॉर अ टिपिकल ऑडियंस। और कांग्रेस में जो गुज़श्ता महीने हेयरिंग्स हुई हैं अमेरिका में, उसमें अमेरिकन सेनेटर्स ने ट्रंप के वजीर जंग को सवाल किए हैं कि आपका ये जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव है ये बेसिकली आप इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं इसके जरिए। ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है टू पोर्ट्रे कि दुनिया में बिल्कुल अब जंग होगी, तहजीबें खत्म हो जाएंगी, तेल की कीमतें गिरती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ट्रंप के दोस्त उस इनसाइडर ट्रेडिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा उठाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बयानात उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होता। तो ट्रंप के बयानात और एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस हैं हमें उन्हें एक बिल्कुल मुख्तलिफ समत में देखना पड़ेगा। इनके बयानात दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। नहीं, आपको नहीं लगता आगे अमेरिका और ओमान में कशीदगी बढ़ेगी?
और एक स्टेज पे आकर ये कशीदगी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मस के मामले में हमने देखा है ओमान का झुकाव ईरान की तरफ था, और आबनाए हुर्मस के मामले में ओमान जो है वो ईरान के ज़्यादा करीब था। तो अमेरिका को उसका गुस्सा है, और वो गुस्सा वो निकालेगा, क्यों छोड़ेगा वो गुस्सा वो। ओमान का अगर आप तारीखी किरदार देखें तो एक पीस ब्रोकर का किरदार रहा है। ये मगरिब और अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों में इसका शुमार होता है, और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ये भी चाहता है कि अब्राहम अकॉर्ड दूसरे ममालिक तक एक्सपैंड हो, दूसरे ममालिक उसका हिस्सा बने, वो बेशक पाकिस्तान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, तो ऐसी सूरत में ओमान के खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ओमान के हवाले से कल ही आप देख लें कि स्टेटमेंट जब ओमान के बारे में आई है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं। ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका का वो इत्तेहादी है जो एशिया में वाहिद, जिसको हम कहते हैं कि एक वेस्टर्न बेस है अमेरिका की कई दहाइयों से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारे मामलात उस तरह से नहीं चल रहे हैं और हमें अपना इत्तेहाद खत्म करना पड़ेगा। तो ट्रंप के बयानात हकीकत की अक्कासी बिल्कुल नहीं करते। ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो मुझे लगता है कि एक 60 दिन के सीज फायर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस 60 दिन के सीज फायर में आपको नहीं लगता कि इजराइल और यूएई जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं नज़र आ रहे हैं? बाकी लोग तो नज़र आ रहे हैं, इजराइल और यूएई ऑन बोर्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, इजराइल गजा के हवाले से सीज फायर हुआ, उसमें पूरी दुनिया ने किरदार अदा किया, लेकिन उसके बावजूद गजा में इनकी जो नस्ल कुशी थी वो जारी है। लबनान में सीज फायर हुआ, वहां पर लबनान में इनकी मुहिमजोई जारी है। तो इसराइल के मुंह को खून लगा हुआ है। इसराइल अमेरिका और ईरान के मुआहदे के बावजूद भी अपनी मुहिमजोई से बाज नहीं आएगा, वो बेशक लबनान हो, ईरान हो या फिर गजा हो। और जहां तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई इस वक्त एक नए गल्फ रीजनल आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। वो इसमें किस हद तक कामयाब होगा, दैट्स एनीबडीज गेस। यूएई इस वक्त चाह रहा है कि इसराइल का जो एक लीडिंग रोल है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वो इसी तरह से मेंटेन रहे। इसके लिए यूएई बिल्कुल रजामंद नजर आ रहा है कि उसे अगर पूरी मुस्लिम दुनिया की नाराजगी मोल लेनी पड़े तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। कई ममालिक हैं खित्ते में जो कि यूएई की इस पॉलिसी के हक में नहीं है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के साथ तो इनके मसाइल बहुत अरसे से जारी हैं, कतर के साथ भी इनके मसाइल थे। पाकिस्तान भी इस हक में नहीं है कि यूएई इसराइल के साथ इंडिया को इस खित्ते का एक सिक्योरिटी गारंटर या स्टेबलाइजर के तौर पर लेके आए। तो यूएई और इसराइल इस खित्ते को एक मुख्तलिफ समत में गामजन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पैरेलल फॉर्मेट्स भी चल रहे हैं, कुछ पैरेलल कोशिशें भी की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान जिनकी क़यादत कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, तुर्की शामिल है। तो ये जो खींचातानी है असर व रसूख के लिए, ये सीज फायर के मुआहदे के साथ खत्म नहीं हो जाएगी। अगर सीज फायर हो जाता है 60 दिन का, तो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ठीक है एक रेस्पाइट तो मिल जाएगी पॉलिटिकली, लेकिन जो एक इकोनॉमिक एक फॉल आउट हुआ इस जंग का, इवन उसको समेटने में और उसको दूर करने में मजीद आपको 1 साल 1.5 साल लग सकता है। तो ये एक कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी के कुछ आपको नजर आएंगे चीजें यहाँ पर। शायद तोपों और तैयारों की जो घन गरज है वो खत्म हो जाए, लेकिन ये रस्साकशी जो शुरू हो चुकी है मगरबी एशिया में, ये तो अगली दहाइयों तक जारी रहेगी। खुर्रम साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, एक मंजरनामा लोग ये भी पेश कर रहे हैं कि 60 दिन के जो मुज़ाकरात के बाद एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट होना है। वो पीस एग्रीमेंट इसलिए नाकाम हो जाएगा क्योंकि जब ईरान कहेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात करें, पीस होना चाहिए लेबनान में, गज़ा में, यमन में, इराक़ में, तो वो कहेंगे आप इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें। वहाँ पे आके डेडलॉक हो जाएगा ना, फिर या आपको कॉम्प्रिहेंसिव पीस की बात फोरगो करनी पड़ेगी या आपको इब्राहिम अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो अब इब्राहिम अकॉर्ड वाली बात है, ये पीस एग्रीमेंट की नाकामी की पहली शर्त के तौर पर सामने आ गई है, क्योंकि वो कहेंगे अगर अमन करना है तो फिर हमारे साथ अकॉर्ड साइन कर लें, अगर अमन नहीं करना तो फिर लड़ाइयाँ जहाँ जहाँ हैं वहाँ चलती रहेंगी। मशरिक़ वस्ता पिछली कई दहाइयों से इंस्टेबल है, यहाँ जंगें जारी हैं। लबनान की आप बात कर लें तो कई दहाइयों से वहाँ पर
इसराइल एग्रेशन भी कर रहा है, जारियत भी कर रहा है। ईरान सिफारती तौर पर लबनान की हिमायत करता है, वहां पर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस मशरिक वुस्ता में, टू टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव पीस, खासतौर पर उन इलाकों में जो कि शोरिश ज़दा हैं पिछली कई दहाइयों से, दैट इज टू आइडियलिस्टिक। और जो पॉलिसियां और माहदे हैं वो आइडियल्स की बुनियाद पर तो नहीं होते हैं, वो तो रियल इंटरेस्ट की बुनियाद पर होते हैं। ईरान को देखें, 30 दिन का एक रेस्पाइट मिला, पॉज मिला, तो ईरान ने अपनी जंगी तैयारियां तो जारी रखी। उसकी वजह यह है कि ईरान में एक सेंस ऑफ वेंजेंस आ चुकी है। इस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप को मारा गया है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ईरान पर एक जंग मुसल्लत की है। तो अगर ये 60 दिन का मुआहदा हो भी जाता है तो ईरान तो एक सेंस ऑफ वेंजेंस के साथ अपनी जो रिकूपरेशन है, अपनी जो तैयारियां हैं जंग की, वो जारी रखेगा। और जब ईरान अपनी जंग की तैयारियां करेगा तो जाहिर है इट विल मेक इजराइल फर्दर इनसिक्योर। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर 60 दिन का एक मुआहदा हो भी जाता है तो ये इंस्टेबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होगी, किसी हद तक मैनेज हो जाएगी। इस हद तक कि आबनाए हुर्मुज़ पर जो इस वक्त एक ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से और फिर ईरान की तरफ से, वो खत्म हो जाए, वहां पर कमर्शियल शिपिंग दोबारा शुरू हो जाए, और दुनिया पर जो इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान शुरू हो चुका है एनर्जी का, ग़िज़ाई किल्लत का, वो खत्म हो जाए। तो ये कुछ फवायद होंगे, समरात होंगे 60 दिन के सीज फायर के। अदरवाइज ये जो खींचातानी है खित्ते के ममालिक में, ये वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। और ये जो है कि जी कुछ ऐसे इशारे अमेरिका की तरफ से आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है कि हम कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस में नरमी देने के लिए तैयार हैं। आप उसको किस हद तक, क्योंकि एक तरफ ये बयान आया है, दूसरी तरफ ये बयान आया है कि हम ईरानियन एयरलाइन के फ़्लाइट्स को फ्यूल नहीं लेने देंगे एयरपोर्ट्स पे। तो दो किस्म के बयानात हैं। अब यहाँ तो उनकी एयरलाइन पर भी सैंक्शन लगने लगी है ऑयल के बाद, यहाँ और सैंक्शंस लिफ्ट होने लगी हैं। दोनों में से आपको अब दो बयानात हैं, ये भी कंफ्यूजिंग है। जी देखें, जब ये ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड अगर बन जाता है मुआहदा होने के बाद, तो यकीनन जो पाबंदियां हैं ईरान के खिलाफ कई दहाइयों से, उसमें नरमी आएगी। क्योंकि अगर यूरोप ने ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड में कंट्रीब्यूट करना है, या आईएमएफ ने करना है, वर्ल्ड बैंक ने करना है, तो ये बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की मौजूदगी में तो नहीं कर सकेंगे। तो द क्रिएशन ऑफ ईरान रिकंस्ट्रक्शन फंड विल ऑटोमेटिकली रिलीज दीज सैंक्शंस। जहां तक बात है कि स्पॉयलर्स की, तो इस वक्त जो हम बात सारी कर रहे हैं उसमें वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, और वो है नेतन्याहू और इजराइल को इस पूरे प्रोसेस से समहाउ आउट किए रखा है। और 3-4 रोज कबल ट्रंप ने एक बयान दिया था कि नेतन्याहू इज ऑन बोर्ड और उनको तस्लीम करना पड़ेगा हम ईरान के हवाले से जो फैसला करेंगे। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन नेतन्याहू की जो वॉर स्ट्रेटेजी है इस वक्त, इसराइल में जो माहौल बना हुआ है, इसराइल कभी भी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा और वो एक स्पॉइलर का किरदार जारी रखेगा। अब उसको मैनेज करने के लिए जाहिर है अमेरिका के साथ साथ खित्ते के वो ममालिक वेस्ट एशिया में जो कि अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुके हैं, जो इसराइल के साथ कुछ एक डिप्लोमेटिक एक लिवरेज रखते हैं, उनको सिफारती सरगर्मियों के जरिए इसराइल को इस मुहिम जोई से बाज रखना पड़ेगा। नहीं, पर वो बाज रखेंगे या इसराइल उनको मुहिम जोई के लिए इस्तेमाल कर लेगा? एग्जैक्टली, पॉइंट तो ये देखें, गल्फ को अभी हम एक मोनोलिथिक एंटिटी के तौर पे तो नहीं देख सकते हैं। एक यूएई एक मखसूस सिमत में जा रहा है, सऊदी अरब का जो एक आइडिया है रीजनल सिक्योरिटी का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो दरारें आई हैं गल्फ में, ये नई नहीं है। ये जब यमन में क्राइसिस शुरू हुआ था, ये उस वक्त से दरारें आ चुकी हैं गल्फ के ममालिक के दरमियान। हुतीस का मामला हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि इसराइल ने सिर्फ ईरान के खिलाफ तो मुहिमजोई नहीं की जून 2025 में, और फिर अब फरवरी 2026 में इसराइल ने तो कतर पे भी हमले किए हैं, इसराइल ने तो खित्ते के दीगर ममालिक में भी हमले किए हैं। तो वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है, यूएई के अलावा कई ममालिक ऐसे हैं जो रिकंसीडर कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को, ना सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि अमेरिका के साथ भी। क्योंकि अब जब ये सारे मामला हो रहे हैं, गल्फ ममालिक में ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की, वहां पर नुकसानात भी हुए, लेकिन ये पूरे पीस प्रोसेस में अमेरिका कहीं भी उन गल्फ ममालिक का जिक्र नहीं कर रहे हैं जी हु हैव टेकन द ब्रंट ऑफ ईरान्स रिटेलिएटरी एक्शंस। अब जाहिर है ये वो चीजें हैं जो सऊदी अरब को
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेंगी कि हमने आपको यहाँ पर अड्डे दिए, कतर ने अड्डे दिए, लेकिन जब हम पे हुती अटैक करते हैं ना उस वक्त आप हमारे साथ खड़े होते हैं, ना जब ईरान अटैक करता है ना उस वक्त आप हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ये ममालिक खास तौर पे कतर, सऊदी अरब, कुवैत, नहीं अब ये अपनी नहीं जो नहीं, सिक्योरिटी पर हुसियों के लिए तो फिर इजराइल ने ठीक किया ना, सोमालीलैंड वाला, वो वहाँ पे आके बैठ गया और वहाँ से हुसियों पे अटैक कर रहा है, तो उस पर तो फिर सऊदी अरब सोमाली उस पॉलिसी के साथ नज़र आएगा, क्योंकि उसके नतीजे में हुसी जो है वो कमज़ोर हो रहे होंगे सोमालीलैंड वाले पॉलिसी से। सऊदी अरब को हमें एक मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। ये सऊदी अरब 1990 या 2010 का सऊदी अरब नहीं है। दे आर क्वाइट कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस विद ईरान। यही वजह है कि चंद साल पहले मैं हुसियों की बात कर रहा हूँ, मैं हुसियों की बात कर रहा हूँ, जो सोमालीलैंड से जो हुसियों पर हमले हो रहे हैं इजराइल कर रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हुसियों को डील करने के लिए सऊदी अरब के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ उस्तवार करे, और इस सिमत में सऊदी अरब और ईरान ने काफी कोशिशें भी की हैं। चंद साल कबल भी आपने देखा था कि चीन की मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रप्रोचमा हुआ था, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान नॉर्मलाइज हो गए थे, और अब जंग के दिनों में भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक कम्युनिकेशन जारी है। और यही वजह है कि ये जो ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, ये ज्यादातर इनको यूएई को निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत कम हुई है, और सऊदी अरब पर जब जब स्ट्राइक हुई ईरान की तरफ से, सऊदी अरब का जवाब खासा नपा तुला था। तो सऊदी अरब को टू इंश्योर इट्स ऑन सिक्योरिटी विज़ावी हुतीज, लेट्स से, ईरान इज मोर रिलायबल पार्टनर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो गल्फ का जो रीजन है वो इस वक्त बढ़ चुका है दो कैंप्स में, और अब इन दोनों कैंप्स के दरमियान आने वाले कई सालों तक ये खींचातानी जारी रहेगी, और ये पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्मल बन चुका है दैट स्टेट्स आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।